हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आपसे क्लास 12th मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम आप लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस के, आव्यूहों के प्रकार के। अब आइए उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस था उसका जो पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने आपसे जो है पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था और ये कौन सा है, पार्ट 2 है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पार्ट 2। अब देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर को आप लोगों ने नोट किया होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका आव्यूह का प्रकार होता है वो बेसिकली जो है 5 भागों में आप लोगों ने बांटा था। कौन कौन सा, एक बार मैं आपको जो है याद करवा देता हूँ। एक आपका था जो है रो मैट्रिक्स, दूसरा था आपका कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा आपका था वर्टिकल, चौथा आपका था हॉरिजेंटल और पांचवा कौन सा था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। और मैंने आपसे कहा था कि जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, इसको फर्दर हम लोग जो है आगे इसको डिवाइड जो है करेंगे। तो आज उसी को मैं लेके आपके सामने आया हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो है आपको लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम लोग जो है स्क्वायर मैट्रिक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, क्या, कि जो उसकी कोटि होती है ना वह जो है बराबर होती है। यानी यम बराबर क्या होता है, यन होता है। स्क्वायर का मतलब जितनी पंक्तियाँ होती हैं उतने ही क्या होते हैं आपके पास, स्तंभ होते हैं। यहाँ पे अगर कोई आव्यूह आपकी यम इंटू यन कोट की है, जहाँ पे यम क्या है आपका, पंक्ति है, और जहाँ पे आपका यन क्या है, यन आपका स्तंभ है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में हमको सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि यम बराबर क्या है, यन के है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बोलेगा, वर्ग आव्यूह के लिए बोलेगा, इसका मतलब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक आपका है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आपके जो है हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, त्रिभुजीय आव्यूह। और उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वह कौन सा है, वह आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा पार्ट बच्चों कौन सा है इसका, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल को जो है हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, ठीक। तो यहाँ पर पहले तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स को देखेंगे कि यह कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा कौन सा है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हम जो है क्रम से जो है आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। इस बोर्ड पे जितना कुछ भी लिखा है आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। मैं इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी मैं इसको लिखता तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आपको कायदे से इसको सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 पार्ट। अब अगर हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आपके जो है 2 पार्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम आपको जो है इसके पहले वाले लेक्चर में आव्यूह पढ़ाए थे, पहला या दूसरा लेक्चर, तो आप ध्यान रखिएगा वहाँ पे भी हमने जो है आपको उसका कॉमन नेम और प्रिंसिपल विकर्ण और बोला था कि इस प्रिंसिपल विकर्ण के ऊपर जो आपका है वो क्या है, अपर ट्रायंगल में है, नीचे आपका है लोअर ट्रायंगल में है, ठीक है ना। तो वो तो हम जो है एक फिगर को देखते हुए चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किए थे, ठीक। अब यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि आपके किसके भाग हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, ठीक है। आप लोगों को जहाँ कहीं भी दिखने में असुविधा होगी मैं उसको जो है यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगा, या कॉर्नर साइड में हो सकता है आपको ना दिख पाए, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को जो है जूम कर लीजिएगा, ठीक है ना। जूम कर लेंगे और जहाँ ना समझ में आए उसको पॉज करके जो है आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है दिखेंगी। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो है फर्दर हमने जो है 2 पार्ट किया है, ए और बी। और ए आपका है कौन सा, ए आपका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो देखिए हिंदी थोड़ा सा कठिन है, तो आप लोग चाहें तो हिंदी को जो है स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक जो है आपको आइडिया दे रहा है कि अपर का मतलब जो ऊपर है, ठीक है ना, इतना आप समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक जो है आव्यूह की संरचना एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है
और अगर आप ध्यान से देखिए तो यह जो है इसमें 4 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। तो इसका मतलब 4 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, तो यह जो है यहाँ पे पंक्ति स्तंभों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब यह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, यह पार्ट है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये सब कुछ हम पढ़ते हैं लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए यह जो है आपकी 4x4 कोट की जो है क्या है, आव्यूह है। अब यहाँ पर देखिए एक मैंने जो है स्क्वायर बॉक्स यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको जो है हमने स्क्वायर बॉक्स के अंदर कर दिया है। ये हमने इसीलिए किया है जिससे कि आपको अपर और लोअर का जो है डिफरेंशिएट जो है पता चल पाए। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसमें जो है A11, A22, A33 एंड सो ऑन, इस तरीके से चीज़ें जो है चलती हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब हम बात करते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे ही हम आपसे बोलेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि ऊपर तो आपके जो है अवयव पाए जाएंगे लेकिन मुख्य विकर्ण के जो नीचे के अवयव होंगे वो सब क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। यहाँ पर देखिए हम बोल रहे हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसका मतलब आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि अपर ट्रायंगल में तो अवयव होंगे। देखिए A12, A13, A14, A23, A24, लेकिन इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे के अवयव हैं यहाँ पर देखिए सब हमने क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी अवयव जीरो हों। अगर आपको इस तरीके की संरचना कहीं भी मिलती है तो आप इसको जो है किसकी श्रेणी में रखेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की श्रेणी में रखेंगे। ये तो हो गई समझने वाली बात। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है सर ये तो हम समझ लिए, लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली जो है लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जो कि किताब की भाषा है। आपकी किताब में जो है गणित के रूप में उसको गणितीय सिंबल के रूप में जो है लिखा गया है, ठीक। तो अब आपके दिमाग में यह जिज्ञासा आएगी कि सपोज अगर ये आई और जे के टर्म में दे दिया जाएगा तो हम जो है कैसे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। तो अब उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको जो है आई जे का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। आई जे, ए आई जे, दैट मीन्स कि किसी आव्यूह में कोई अवयव किस पंक्ति और किस स्तंभ में है उसकी लोकेशन को जो है डिनोट करता है, ठीक है ना। आई का मतलब पंक्ति, कौन से पंक्ति में है, और जे का मतलब कौन से कॉलम में है। यह जो है आपका ए आई जे क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे अगर मुख्य विकर्ण के आप ऊपर देखिए तो ऊपर में 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, अगर आप इनको ध्यान से देखिए तो यहाँ मुख्य विकर्ण के ऊपर जो आई का मान है वह जो है जे से क्या है, छोटा है। ध्यान से देखिए ये जो आई है 1 और जे क्या है 2, तो यहाँ पे जो 1 है वह 2 से क्या है, कम है ना। तो अगर गणितीय रूप में आप इसको लिखना चाहेंगे तो आई जो है छोटा है किससे, जे से। लेकिन चूंकि आपको यहाँ दिखाना है कि नीचे के अवयव जीरो हैं, तो अब आप ये जान गए हैं कि यहाँ पे मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव जीरो कब होंगे, जब आई का मान जे से क्या हो, छोटा होगा। सॉरी, आई का मान जे से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जब आप जो है A12 है, अगर हम इस जीरो के लिए ए आई जे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, A21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A21। मैं यहाँ लिख देता हूँ A21 लिखेंगे आप, ठीक। ये कहाँ है, ये जो जीरो है मैं इसका पोजीशनिंग लिखा हूँ। अच्छा अगर आप इस जीरो के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A31 लिखेंगे, है ना। ये इसका मान जो है जीरो है, इसका मान जीरो है। अब यहाँ पर देखिए आप कि यह जो आई है, इस आई का मान क्या जो है इस जो 2 है इससे बड़ा है कि छोटा है, इससे क्या है, बड़ा है। यहाँ पे अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप जो है इसी बिहार पे जो है सबको जो है डिफाइन कर पाएंगे आसानी से। बस केवल इसको आप समझ लीजिए। तो मुख्य विकर्ण के अवयव जीरो होंगे कब, जब आई का मान जो है जे से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। ए आई जे क्या है, पहली क्लास को याद रखिए। ए आई जे को मैंने बताया था कि अवयवों की जो स्थिति है किसी आव्यूह में वह ए आई जे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो यहाँ पे आई का मान जे से बड़ा, तो आई का मान जे से बड़ा कहाँ, मुख्य विकर्ण के नीचे जितने भी हैं सबका मान आई का मान जे से क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स ए आई जे इक्वल टू वॉट, जीरो होगा।
तो आई होप बच्चों आपको ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसको मैं लिखवाने को जो है आपको एक पेज में लिखवा दूं, जो है कि चलो बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखो, उसे कहते हैं जिसमें जो है ऊपर अवयव पाए जाते हैं, नीचे के सारे अवयव जीरो होते हैं। अब देखिए मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से समझा दिया है, अब आप इसको अपनी भाषा दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको जो है जब कभी आप किताब देखेंगे, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें जो है आपको इसी सिंबल से जो है समझाया गया है, अब जाके आप किताब खोलेंगे तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो है कॉन्सेप्ट जो है समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होंगी। तो आई होप बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट है दैट मीन्स कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब वहाँ पे अपर था तो यानी अपर में जो है अवयव पाए गए थे, अब यहाँ पे लोअर है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि जो है मुख्य विकर्ण के नीचे तो अवयव पाए जाएंगे लेकिन मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अब चलिए अगर इसको गणितीय रूप में आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ऊपर के अवयव जीरो कब होंगे। भाई इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो अवयव हैं उसमें आई का मान जैसे बड़ा है कि छोटा है, आई का मान जैसे क्या है, छोटा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे अवयव जीरो कब होंगे, जब आई इज लेस देन व्हाट, जे होगा, तब अपर ट्रायंगुलर यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेगा तो आपको नीचे के अवयव को जो है रखना है और ऊपर के अवयव को जीरो दिखाना है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेगा तो अपर में अवयव होंगे और मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यह जो है गणितीय जो है इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आई होप बच्चों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का जो पहला पार्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम इसके आगे आपसे चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट आपका है वह नेक्स्ट कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको अपर और लोअर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो डायगोनल मैट्रिक्स को आपको समझने में समस्या नहीं होगी। देखिए यहाँ पे जो विकर्ण आव्यूह है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, यह क्या है, यहाँ पे देखिए डायगोनल में तो अवयव हैं लेकिन डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर के सारे अवयव क्या हैं, आपके जीरो हैं। और यह जो है किस कोड की आव्यूह है, यह जो है आपकी 3x3 कोड की आव्यूह है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 क्या हैं, आपके स्तंभ हैं। यहाँ जो है मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको जो है इधर किनारे नहीं दिख रहा है तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ कि विकर्ण आव्यूह उसे कहते हैं जहाँ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो ए आई जे जीरो कहाँ है, नीचे है और ऊपर है। कब, जब आई का मान जे के बराबर नहीं है, आई का मान जे के बराबर नहीं है। भाई इस अगर मुख्य विकर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पे तो आई बराबर जे है ना, यानी 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो यहाँ पे आई का मान जे के बराबर है। लेकिन आपको दिखाना है कि इस मुख्य विकर्ण के नीचे और ऊपर के अवयव जीरो हैं। तो अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करें और अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो वहाँ पे आई का मान जो है जे के बराबर नहीं होता है, या तो आई का मान जे से बड़ा होगा या तो आई का मान जे से छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आई जे के बराबर नहीं है। तो आई जे के बराबर कहाँ नहीं है, आई जे के बराबर नीचे नहीं है और आई जे के बराबर ऊपर नहीं है, तभी जो है आपका ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो आप सिंपली जो है बताइए कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव आपके शून्य ना हो, जो आपका अपर ट्रायंगल में है और जो आपके लोअर ट्रायंगल के अवयव हैं, दैट मीन्स जहाँ जहाँ आई का मान जे के मान के बराबर नहीं है वो सारे आपके क्या होंगे, वह सारे जो है आपके ज़ीरो होंगे। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो पार्ट हैं, जैसे हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट पढ़े थे उसी प्रकार से आपके डायगोनल मैट्रिक्स के भी जो है आपके दो पार्ट हैं। एक कौन सा है, एक का आपका है स्केलर मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह, और दूसरा आपका होता है यूनिट आइडेंटिटी, इकाई आव्यूह, ठीक। और यह इकाई आव्यूह का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे आने वाले एक्सरसाइज में आपको दे दिया जाएगा, जो है बोलेगा कि आई एक इकाई सदिश है। तो अब जो है वहाँ पे आपको आई का मान नहीं देगा, वह बोल देगा I2, I3, I1, तो आपको आई के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए क्रम से हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है।
स्केलर मैट्रिक्स में जो है यहाँ पर मैंने लिखा है A 0 0 0 A और यहाँ पे लिखा है कि जब A का मान 1 नहीं होगा, यानी ऊपर और नीचे के अवयव तो 0 होंगे, लेकिन यहाँ पर जो A है अगर वह A 1 के अलावा कुछ भी होगा तो वह आपका जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि A डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, यानी A का मान 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो जाए तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के जो है क्या नाम है श्रेणी में रखेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई आव्यूह क्या है आपकी। अब इकाई आव्यूह में भी हमने सेम फिगर बनाया है A 0 0 0 A 0 0 0 A। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको दिखाते किससे हैं, तो इकाई आव्यूह को आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों, कैपिटल आई से। ये कैपिटल आई से इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब A का मान 1 होगा, जब A का मान क्या होगा 1 होगा, यानी यहाँ पर जब A 1 के बराबर हो जाए, ये 1 के बराबर हो जाए, तब उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे इकाई आव्यूह। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है 3 एग्जाम्पल लिखा है। अगर बोलेगा I1 तो क्या होगा आव्यूह में 1। अगर बोलेगा I2 का मतलब जो है कितने कोट की आव्यूह है, 2 कोट की, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब अगर इसी तरीके से आपसे बोल दिया जाए I3 तो I3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 स्तंभ 3 आव्यूह, लेकिन ध्यान रहे A का मान कितना होगा 1 होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसी तरीके से मैं आपसे बोल दूं I4, तो आशा करता हूं कि आप I4 के बारे में स्वयं से लिख पाएंगे। तो ये जो है आपका हो गया किसके बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स का। और ये जो इकाई आव्यूह है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले एक्सरसाइज में। इकाई आव्यूह को आप जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक मैंने आपको ओवर आइडिया दे दिया, एक जो है ओवरव्यू दे दिया स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा, इधर एक जो है आपके बुक में दिया हुआ है शून्य आव्यूह। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शून्य आव्यूह कहते हैं। तो ये जो है मैंने आपको पूरा जो टाइप्स था मैट्रिक्स का वो मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है मैंने समझाया। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट करिए और कई बार जो है उसको जो है लिखने का प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, जैसे मैं 0 A 0 0 0 A 0 0 0 A लिख रहा हूँ, तो आप इसको जब कई बार लिखेंगे तो आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्या नाम है वीडियो को देख लिया या अपनी कॉपी में नोट कर लिया तो उसके बाद आपको आना शुरू हो जाएगा। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको अभ्यास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इनको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो है कॉपी में रफ में जो है लिख के क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तो ये हम लोग जो अभी सारी चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, जूम करके अपने हिसाब से। उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट मुझे और आपको बताना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, और आपको जहाँ कहीं भी असुविधा हो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। ठीक है ना, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इसको समझाने का प्रयास किया हूँ, बहुत ही सरल, बहुत ही संक्षेप में। ठीक है ना, और मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। ठीक है, और मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, बाकी सारी हेल्प हम आपकी करेंगे क्लास 12th। ठीक है ना, तो अगला जो है हेडिंग है इक्वलिटी ऑफ, हेडिंग बना लीजिएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की समानता। इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है ना, आव्यूहों की समानता। ठीक, ये
तो इसकी जो है एक लाइन की डेफिनेशन है कि दो आव्यूह बराबर होंगे, दो आव्यूह बराबर होंगे यदि उनकी कोटि बराबर हो, यदि उनकी क्या हो, कोटि बराबर हो। अब कोट के बारे में मैंने आपको जो है डिटेल में बताया हुआ है क्या होती है, ठीक है ना। अगर किन्हीं दो आव्यूहों की कोटि बराबर है तभी वह जो है आव्यूह क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यानी इसको लिखने का सेंस क्या है, सपोज करिए आपको एक आव्यूह दिया गया है ए आई जे, ए आई जे, इसकी कोटि मान लो यम इंटू यन है, ठीक है। तथा बी बराबर आपको दिया गया है बी आई जे, और इसको मान लो पी क्रॉस क्यू, ये ठीक। तो ये दोनों जो है बराबर कब होंगे, जब यम बराबर किसके हो, पी के, और यन बराबर किसके हो, क्यू के। आप लोग इस सिंबल से भागिए मत, ये जो मैं सिंबल यहाँ पे लिखा हूँ यह इसका पहले मतलब समझ लीजिए क्या है। यह जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ये तो जो है आव्यूह को दिखाने का तरीका है। ए आई जे का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है आपके पास आव्यूहों में अवयव हैं, तो वे अवयव जो है ए आई जे के द्वारा दिखाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2x2 की, 3x3 की, कुछ भी ले लीजिए। और यम इंटू यन का मतलब क्या है, यह इस आव्यूह की कोटि है। एक दूसरी आव्यूह बी बराबर है बी आई जे, हमने ए आई जे इसलिए यहाँ नहीं लिया क्योंकि दोनों सेम हो जाते, और यहाँ पे पी क्रॉस क्यू इसकी कोटि हमने मान ली। तो बराबर होंगे कब, जब बराबर होंगे, क्योंकि इसी पे आधारित आपका एक्सरसाइज में इसी तरीके से चीज़ें दी गई हैं, और आपको जो है उसमें से कोटि और क्या नाम है बराबर होंगे, यम और यन का मान पूछने के लिए दिया गया है, वो एक्सरसाइज में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बराबर होंगे यदि यम बराबर किसके हो, पी के, है ना, तथा यन बराबर किसके हो, यन बराबर हो क्यू के, ये ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, या तो आप ये या तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, तो जब उनकी कोटि बराबर होती है, या गणितीय रूप में आप इसको इस तरीके से समझिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसमें एक नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ जो कि बड़ा काम का है। एक नोट जो बहुत काम का है, ठीक। वह नोट क्या है, नोट लिख लीजिएगा कि यदि दो आव्यूह बराबर हैं, यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। ये बहुत काम का नोट है, उनके संगत अवयव यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अवयव बराबर होंगे। ये इस पे भी जो है सवाल आपके मिलेंगे, एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो दो आव्यूह बराबर कब होंगे ये तो आपने जाना, उसके बाद दो आव्यूह बराबर होंगे तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। सपोज एक एग्जाम्पल समझिए क्या चीज़ दिया गया है, मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए दिया है 1 2 3 4, और आपसे कहा जाए फाइंड ए बी सी डी, फाइंड ए बी सी डी, ये ठीक है। ये मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या इन दोनों की कोटि बराबर है क्या। जी हाँ, यह भी आपकी 2 इंटू 2 की है, यह भी आपकी 2 इंटू 2 की है, ठीक। तो यानी यह इसके बराबर है और यह आपका इसके बराबर है, यम पी के बराबर है, यन क्यू के बराबर है। तो संगत अवयव क्या होते हैं, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये संगत अवयव क्या है। संगत अवयव का ये मतलब हुआ कि पहले आव्यूह में जो अवयव है उसकी पोजीशन और जो दूसरे आव्यूह में है उसकी पोजीशन, दोनों की अगर सेम पोजीशन है तो वो आपके संगत होते हैं। यानी
यहाँ पर देखिए ये है, अब इसमें देखिए कि इस पोजीशन पे कौन है, ये है, तो संगत इसका ये होगा, बी का कौन होगा, ये होगा, सी का कौन होगा, ये होगा, डी का कौन होगा, ये होगा। तो यानी आपसे पूछा गया कि ए बी सी डी, तो चलो बताओ ए बराबर कितना, ए बराबर 1, बी बराबर 2, ठीक है, सी बराबर 3 एंड डी बराबर 4। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ऐसे एग्जांपल के रूप में ले लिया कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को जो है कई बार देखिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्या हों, क्लियर हो जाएं। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अगले क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की जो है आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवालों के साथ। थैंक यू सो मच।